दोस्तों अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत एक्ट के थ्रू पंचायत ही सब राज्यों में नहीं है जहाँ की पंचायत बोला गया है कि वहां एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है जहाँ पे कि पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो। उसके अलावा कुछ स्टेट जैसे कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में भी छूट मिली है, पहले कश्मीर को भी छूट मिली थी। तो ये वाला तो जो है गलत है, ये वाला पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ ए पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेन ए एज ऑफ 31 ईयर या 30 ईयर। तो इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो 30 ईयर का है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए भी 21 ईयर का एज चाहिए उसका मेंबर, और फिर उसमें इलेक्शन करने के लिए भी 21 ईयर का ही एज चाहिए। ऑप्शन 3 जो है लिखा है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट constitute a commission to review the financial position of panchayat at the intermediate level and to make recommendation regarding the distribution of net proceed of taxes and duties leviable by the state between state and panchayat at the intermediate level। तो स्टेटमेंट ठीक था, लेकिन जो है इसमें चीफ मिनिस्टर की जगह सिर्फ गवर्नर होना चाहिए था। तो अगर गवर्नर हो जाएगा तो ठीक है। तो उस तरह से इसमें पूछा गया कि which of the following statement which of the statement given above are not correct। तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शंस सही नहीं है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बीमस्टेक। बीमस्टेक के बारे में बोला गया कि इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। तो ये बिल्कुल ठीक है, सब रीजनल भी बोल सकते हैं लेकिन रीजनल भी ठीक है। तो इसमें 7 मेंबर है जनवरी 2025 तक। उसके अलावा ये केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन, जबकि ये आया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था। ये बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर द फाउंडिंग मेंबर्स स्टेट ऑफ बीमस्टेक, जबकि ऐसा नहीं था, नेपाल इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। इन बीमस्टेक द सबसेक्टर ऑफ द टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। टूरिज्म जो सेक्टर है वो नेपाल लीड कर रहा है, इंडिया जो सब सेक्टर लीड कर रहा है वो काउंटर टेररिज्म, उसके अलावा एनर्जी और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस गलत हुए। इसमें गलत हुए, पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, जो कि ऑप्शन डी ठीक लग रहा है। अगला है who among the following are the member of jury to select recipient of गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज को सिलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, सीसीआई होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, 2 इमिनेंट पर्सनालिटीज और एक्स्ट्रा होती हैं जो कि 3 साल के लिए नॉमिनेटेड की जाती हैं। तो इसमें अगर पहला ऑप्शन हटा दें तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, प्रेसिडेंट, सीजीआई ठीक है और लीडर ऑफ अपोजिशन ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला अगर स्टेटमेंट हम देखें, अगला क्वेश्चन, तो इसमें जीपीएस गगन के बारे में है। GPS aided geo augmented navigation uses a system of ground station to provide necessary augmentation, which of the following statement is or are correct with respect to गगन। तो गगन क्या करता है कि एडिशनली एक्यूरेसी और इंटीग्रेटेड डिजाइन प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा जो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये जो है यूनिफॉर्मिटी इंश्योर नहीं कर पाएगा और हाई क्वालिटी ठीक है मैनेज कर सकता है, लेकिन मोर यूनिफॉर्म ये कुछ थोड़ा सा ऑप्शन वेग लग रहा है। तो इस कारण से अगर हम इसको छोड़ दें तो पहला ठीक है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन। तो ओनली इन एविएशन तो नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, रेलवेज है, उसके अलावा जो है ये मैरीटाइम में भी हेल्प देगा, मैरीटाइम सिक्योरिटीज में। तो ये ऑप्शन गलत माने और ये गलत माने तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। तो इसका आंसर हुआ सी। 55th क्वेश्चन का कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रांड पैलेस पेरिस इन फरवरी 2025। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है और इसमें जो है इसको को चेयर किया था इंडिया ने फ्रांस के साथ। द इवेंट बिल्ड ऑन द एडवांसेस मेड एट द बैटली पार्क समिट हेल्ड एट 2023 और फ्यूल समिट हेल्ड एट 24। उसके फॉलोइंग ये जो है समिट जो है
एग्जिस्ट करता है और ये हेल्ड हुआ था। Along with the other countries, USA और UK also signed the declaration। तो इन दोनों ने तो बिल्कुल नहीं किया, बाकी कुछ कंट्रीज ने किया था। पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026 बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म 2027 बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम 2029 ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑल ऑफ 4 आर करेक्ट, ये सब ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्रिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ब्रिक्स का क्वेश्चन था, तो इसमें पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। तो जो 16 ब्रिक्स समिट था वो रशिया में हेल्ड हुआ था, कजान में। इंडोनेशिया भी मेंबर नहीं बना है इसने, अल्दो इसने जो समिट थी वो ज्वाइन की थी और जो है उसमें ये अटेंड हुआ था। उसके अलावा थीम जो 16 ब्रिक्स समिट की है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट सिक्योरिटी, ये जो है बिल्कुल सही थीम है। तो इसमें जो 2024 में समिट हुआ था, तो इस समिट में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई जो है फुल टाइम अभी मेंबर बन चुके हैं और कुछ और भी लोग मेंबर बनने के कगार पे हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, सेकंड ऑप्शन को हटा दिया जाए और थर्ड ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू लोकपाल। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। तो लोकपाल बेसिकली इंडियन पर्स की अगर देखभाल करेगा तो उनको तो सैलरी यहीं से मिलेगा ना, इंडियन पब्लिक सर्वेंट को, जो कि आउटसाइड की पोस्ट है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा बोलता है द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ऑफ यूटी एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर द इनकम्बेंट और रिटायर हैज टू बी चेयरपर्सन। तो इतनी स्ट्रिक्ट जो है इनकम्बेंट सबसे पहले तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और उसके अलावा इतनी स्ट्रिक्ट जो है वो उसने नहीं लगाई है कोई भी, जो इस एक्ट के थ्रू आया था लोकपाल एक्ट 2013 के थ्रू। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। द चेयरपर्सन और द मेंबर ऑफ शैल नॉट बी पर्सन और लेस देन 45 ईयर ऑफ एज। तो 45 ईयर ऑफ एज तो जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है, जबकि ये बहुत प्रेस्टिजियस और जो है एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल होगा कि ऐसी कोई पोजीशन है, ये ठीक नहीं है। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। तो हल्ला 2011 में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो यही था कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हम लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो अगर यही हटा देगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो इसलिए ये भी नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें नन ऑफ द अबव है, इसमें कोई भी जो है ऑप्शन ठीक नहीं है। अगला खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है कि फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये तो सबसे ठीक बात है कि ये जो है दिल्ली में हुआ था। उसके अलावा इंडिया मेन भी जीता था, इंडिया विमेंस में भी जीता था और दोनों में उसने नेपाल को हराया था, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो स्कोर्स है ये इन सब की अपेक्षा आपसे नहीं की जाती। तो अगर इन दोनों को ही हटा दें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये ठीक है। बाकी इनको याद करना बहुत मुश्किल है कि आप कैसे याद रखेंगे इतने सारे गेम से। इस गेम में 36/54 से इंडिया जीता था और इसमें भी 78 बाय समथिंग से इंडिया जीता था। तो इसको जो है याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसको इसी तरह से किया जा सकता था कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें जो हैं, जो फिगर्स हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते थे। पहला क्वेश्चन इन द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो 2024 में 45th चेस ओलंपियाड हुआ था 2024 में, गुकेश तोमराजू उसमें वर्ल्ड यंगेस्ट विनर बने थे आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर ऑफ इयान नेमोमिचियाटी। इसको तो मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये रशियन वो थे, वो ठीक है। लेकिन इसमें यंगेस्ट विनर इसमें नहीं बने थे। इसमें वो जो है रिसेंटली जो बने वो चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में बने हैं और वो ढिंग लेरेन जो चाइना के थे उनको हरा के बने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला बिल्कुल ठीक है कि अभिमन्यु मिश्रा जो है अमेरिकन चेस प्लेयर है, जो कि रिकॉर्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड अभी उनके पास है। 12 साल 4 महीने 25 दिन में उनके पास रिकॉर्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ऑप्शन बी, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए ये असर्शन रेजिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें कि लिखा हुआ है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर। और दूसरा ऑप्शन है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट है फॉस्फोरेसेंट
प्रॉपर्टी। तो फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें कि लाइट इमिट होती है, लाइट इमिट करते हैं। तो जब लाइट इमिट करते हैं किसी एनर्जी में, लाइट पहले एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद लाइट इमिट करते हैं। तो काफी ऐसे मटेरियल्स ऐसे होते हैं और मोस्टली वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं और ये फ्लैट टेलीविजन, स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वहां लाइट्स का ही सारा खेल है। लाइट्स किस तरह से इमिट होती है वो दिखते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ये है ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 आर एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। जो आंसर 62 है, क्वेश्चन 62, इसमें नेशनल रेल प्लान के बारे में बोल रहा है कि इंडियन रेलवे ने नेशनल रेल प्लान बनाया है जो कि कहता है फ्यूचर रेडी रेल सिस्टम बाय 2028। तो 2028 नहीं है, 2030 है, ठीक है। इसमें ये है कि 45% ऑफ फ्राइट जो एक टाइम पे जाता था रेलवे के थ्रू, उसको वापस रेलवे में लेके आना है। रेल के थ्रू जो है फ्राइट मूवमेंट होना चाहिए, जो कि अभी हाल फिलहाल में 30% के आसपास है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी के थ्रू साथ। तो जर्मनी नहीं था, RDSO था, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो रेलवे का अपना एक डिजाइन एंड स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप करने का एक संस्था है। कवच सिस्टम में RFID होता है। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग फिटेड ऑन ट्रैक इन द स्टेशन सेक्शन। तो ये ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए कि जो सही नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड जो है सही नहीं है। अगला चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन। स्पेस मिशन की बात हो रही थी जैसे कि ऐसे स्पेस मिशन जिसमें कि इनकरेज और सपोर्ट किया जाता है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को। तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च क्या है कि जो जब अर्थ के बाहर जाने पे ग्रेविटी कम होता है तो उसमें ह्यूमन बॉडी कैसे एक्ट करता है, क्या करता है। तो एक्सियम 4 जो है, इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी कोई इंडियन जा रहे हैं, वो इस एक्सियम 4 का मेंबर बनने जा रहे हैं। तो ये जो है एक माइक्रोग्रेविटी रिसर्च है। उसके अलावा गगनयान में तो ह्यूमन बीइंग जाएंगे तो माइक्रोग्रेविटी जो है यहाँ भी चेक हो जाएगी। स्पेस टेक्स यहाँ भी जो है ये इसरो का जो है एक मिशन है जिसमें कि डॉकिंग और अनडॉकिंग होता है, तो वहां भी माइक्रोग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ऑल 3 होना चाहिए। जैसे कि जनरली एक चीज है कि साइंस वाले क्वेश्चन पर्टिकुलरली प्रीलिम्स में, उनमें ऑल ऑफ द अबव लगाने में काफी बार वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल अलग है वही वाला। ये भी एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन मानते हैं या फिर डिफेंस का क्वेश्चन मान ले तो डॉर्नियर, और ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आदमी कैसे याद रखेगा, इसको सोचना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो डॉर्नियर 228 जो है मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। उसके अलावा IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये बेसिकली एक लोड कैरिंग एयरक्राफ्ट है जो कि लोड कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, ठीक है। तो इसको सुपरसोनिक तो हो नहीं सकता। कम्बैट, अगर वो कम्बैट में मान लीजिए कि वो कम्बैट भी करता है तो सुपरसोनिक तो नहीं हो सकता। जो लोड कैरी करेगा सुपरसोनिक नहीं होगा क्योंकि उसके लिए वेट उसका बहुत कम चाहिए। उसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो इस एयर लिफ्टिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं आता कि एयर लिफ्टिंग की लोगों को अगर एक जगह से निकालना है, तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए होना चाहिए, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक यूज ऑफ। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, प्लस ड्राई आइस होती है, तो इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, 65 का आंसर ए। 66 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट। तो पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट होती है वो आर्टिकल 72 से आती है और आर्टिकल 72 में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। तो हाँ, वो लिमिटेड होता है क्योंकि कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट जहां पे कि प्रेसिडेंट का डिसीजन आर्बिट्री हो, इरेशनल हो, मैलिफाइड हो या डिस्क्रिमिनेटरी हो, तो वहां जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इसलिए ये ठीक है ऑप्शन। दूसरा, जब प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस के तो जो है, अब इसको जो है दो तरीके से गलत मान सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कैबिनेट बोल सकते थे, है ना, कुछ ऐसा स्टेटमेंट। दूसरा क्या, विदाउट एडवाइस, तो विदाउट एडवाइस तो प्रेसिडेंट कुछ करता ही नहीं है। तो पहला इसका आंसर है करेक्ट आंसर। करेक्ट पूछ रहा था, पहला आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 बोलता है कि ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज और हर ऑफिस अंटिल द इमीडिएट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर डिसॉल्यूशन।
According to the provisions of Constitution, a member of House of People on being elected as a Speaker shall resign from his or her political party immediately. The Speaker of House of People may be removed from his or her office by the resolution of House of People passed by majority of all the then member of House, provided that the no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें ये काफी डिटेल में चीजों को बताया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले जैसे आपको अगर ऑप्शन इसमें पूछा गया करेक्ट क्या है, तो अगर करेक्ट आपको देखना है तो सबसे पहले आपको इनकरेक्ट हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसने इमीडिएटली यूज किया, तो ठीक है इमीडिएटली अगर हम देख भी लें तो ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं कि स्पीकर रिजाइन कर देगा, ये ब्रिटिश प्रैक्टिसेस हैं, इंडिया में नहीं होती, ब्रिटेन में होती है। तो ये ऑप्शन गया। अगर आप दूसरे को सीधे हटाएं इसमें से इसमें से इसमें से, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। तो इसका आंसर सी होता है। बाकी देखा जा सकता है बहुत डिटेल में कि इसमें जो है एक प्रोटेम स्पीकर की बात होती है कि प्रोटेम स्पीकर बन जाता है क्योंकि अगले लोगों को शपथ भी दिलानी है। फिर यहाँ पे जो है ये तो बिल्कुल एक स्टेटमेंट है जो कि लक्ष्मीकांत ने भी दिया कि कैसे उसको हटाया जाएगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। 68 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस as to whether a member of House of the People has become a subject to disqualification under the 10th schedule, the President decisions in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. तो प्रेसिडेंट का डिसीजन कैसे, जो है हाउस ऑफ पीपल है ना, तो इसमें स्पीकर को सबसे ज्यादा पावर दी हुई है। तो अगर स्पीकर को पावर दी हुई है तो प्रेसिडेंट की बात क्यों होगी। तो इसमें सबसे पहले कुछ ये आपको जो है ऑप्शन चला जाता है अगर करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ तो। और देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, को ये भी ठीक नहीं है क्योंकि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो डिफेक्शन लॉ था हम लोग का इंडिया में, उसके थ्रू जो है ये पॉलिटिकल पार्टी में वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है। तो दोनों ही ठीक नहीं है, तो आंसर डी जो है करेक्ट पूछा ना, तो कोई करेक्ट नहीं है ना, तो फर्स्ट ना सेकंड, तो दोनों इसमें गलत हो जाता है। अगले आंसर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 तो हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट have no power of making rule for grant of concession with respect to extraction of minor mineral even though such mineral is located in their territory। तो आपको पता होगा कि जो 1957 का मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था, उसमें क्या दिया हुआ था कि एंट्री या सेक्शन बोलिए, सेक्शन 15 में दिया हुआ था कि स्टेट को पूरा इंपावर किया गया था कि आप माइनर मिनरल के केस में आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो माइनर मिनरल के केस में स्टेट को पूरी पावर है। तो यहाँ पे जो है इसने बोल दिया कि नो पावर है, तो पहला ऑप्शन ही जो है, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर डी हो गया। लेकिन फिर भी बात कर सकते हैं कि जो मिनरल रेगुलेशन के बारे में है तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में दिया गया है। यूनियन लिस्ट में जो है एंट्री 54 बताती है उसके बारे में, और स्टेट लिस्ट में जो है एंट्री 23 बताती है ये मिनरल्स के बारे में। तो दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने भी एक्ट के बारे में बात की कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, वो जो है डिस्टिंग्विश करती है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किस मिनरल को मेजर और माइनर मिनरल बोल सकती है, और स्टेट जो है माइनर मिनरल के केस में वो एम्पावर्ड है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आंसर क्वेश्चन 70 के बारे में, which organization has enacted the Natural Restoration Law (NRL) to tackle the climate change and biodiversity loss? तो यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली जो है अपने 27 मेंबर्स के लिए जो है डिसाइड किया है, 27 कंट्रीज के लिए, कि हम लोग एक लॉ लेके आएंगे, नेशनल रिस्टोरेशन लॉ, जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी जो भी लॉस हुआ है उसको रिवर्ट बैक करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ एंड रेवेन्यू receipt of government are 60,000 crore. The government budget is also shows the borrowing of 10,000 crore and interest payment is 6,000 crore. Which of the following statement is correct? तो देखिए रेवेन्यू डिफिसिट तो आप तुरंत निकाल लेंगे। जो रेवेन्यू डिफिसिट होगा वो नहीं होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 80,000 करोड़ का, और रेवेन्यू रिसीट है 60,000 करोड़ की।
तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू डिफिसिट हो गया। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिस्कल डिफिसिट की बात करें तो फिस्कल डिफिसिट आपको पता होगा वो उतना होता है जितना कि हम लोग की बोरोइंग होती है। तो 10,000 बोरोइंग दिख रही है तो 10,000 फिजिकल डिफिसिट हो गया। उसके अलावा जो प्राइमरी डिफिसिट होता है फिजिकल डिफिसिट माइनस जो है जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है वो होता है। तो अगर 10,000 में से 4,000 माइनस किए तो 6,000 माइनस किए तो 4,000 आएगा। तो तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ था, करेक्ट तीनों ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर व्हिच विल कनेक्ट। तो इसका आंसर है इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। 73 क्वेश्चन पूछ रहा है कि असरसन रीडिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है कि भाई टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं जो कि ब्राजील और अमेरिका है। और पहला जो है ब्राजील बोल रहा है कि ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ब्राजील जो है 8,780 मिलियन गैलन प्रोड्यूस करता है जबकि अमेरिका बिल्कुल उसका दुगना 16,100 मिलियन गैलन प्रोड्यूस करता है। तो अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। और ये बाकी सेकंड स्टेटमेंट नॉलेज के लिए अच्छा है कि ये कौन से यूज करते हैं, कौन से प्रोड्यूस करते हैं, और ये लोग शुगर केन से प्रोड्यूस करते हैं ब्राजील। तो अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आंसर डी है 73 का। चलिए दोस्तों 74 क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अभी इंडिया को वार्न किया है कि ये पहले जगह बन सकती है जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर जिसका रूटीनली एक्सीड कर जाए 35 डिग्री सेल्सियस से। तो इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे? देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर अगर हम बात करें तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर आपका जो टेम्परेचर के ऊपर आपकी जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है वो कम हो जाती है वेट बल्ब टेम्परेचर पर। एक बार इसको देख भी लेते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एयर कैन रीच थ्रू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम लोग स्वेटिंग करते हैं क्यों करते हैं? ताकि जो है हम लोग का टेम्परेचर डाउन हो। लेकिन अगर स्वेटिंग से हम लोग का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कूलिंग एक्शन नहीं आएगा। कूलिंग एक्शन नहीं आएगा तो इतनी हीट हो जाएगी कि सर्वाइवल जो है खतरे में आ जाएगा, ह्यूमंस का भी और सभी एनिमल्स का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन विल बी अफेक्टेड एट द शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू द perspiration बिकम डिफिकल्ट। तो इस फर्स्ट ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, सेकंड ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक देश का फिजिकल डेफिसिट जो है 50,000 करोड़ है बोल रहा है। इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो इसका फिजिकल डेफिसिट तुरंत जो है देखिए क्या होता है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है 50,000 जो इसका फिजिकल डेफिसिट है माइनस जो इसने नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इसने ली है माइनस मतलब 10,000 तो 40,000 हो गया। अब इसमें कंट्री में इंटरेस्ट लायबिलिटीज की 1,500 थी तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट मतलब 40,000 माइनस 1,500 हो गया। तो इसकी होनी चाहिए 3850 के आसपास, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो आंसर डी इसका 75वें क्वेश्चन का आंसर है। 76 क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। तो इसमें बोला है कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट आंसर क्या है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने सबसे पहले आप एक ही ऑप्शन अगर पढ़ेंगे कि देखिए ऑप्शन सेकंड क्या बोल रहा है, 45% ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट। आपको याद होगा कि 45 नहीं था 41% था, ठीक है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को हटा दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर सी। फिर भी देख लेते हैं कि इसने इंट्रोड्यूस किया टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड द फिस्कल परफॉर्मेंस 75,000 करोड़ इसने कहा कि कैप्ट रखा जाएगा एज ए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर द ऑल स्टेट फॉर कैरिंग आउट द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। और इट हैज रिकमेंडेड द ग्रांट ऑफ 4,800 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022-23 टू ईयर 2025-26 फॉर द इंसेंटिवाइजिंग स्टेट टू एनहांस एजुकेशनल आउटकम। तो ये सब ठीक है, पता होने चाहिए, लेकिन अगर आपको ये आंसर पता होता तो वो भी ठीक होता है, हो जाता। 77 क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू IBRDA इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन ही जो है इसके शब्द में इट प्रोवाइड लोन एंड गारंटी टू द मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है इसका ये। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस पॉवर्टी। इट विल एस्टैब्लिश टू हेल्प इट वाज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन है उसमें तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंगल हैंडली नहीं है कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसमें लगता है, जिसमें IDA भी है और IBRDA है, IBRD है। तो इसका आंसर सी जो है इसका सही आंसर है। RTGS के बारे में बात कर रहा है। देखिए कह रहा है कि इन RTGS सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ NEFT इट टेक्स टाइम टू सेटल द पेमेंट। तो इसमें रियल टाइम होता है, इसमें बैच होता है, तो ठीक है ये बिल्कुल सही है कि रियल टाइम तुरंत हो जाएगा। इसमें बैच में ट्रांसफर होगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। RTGS में कस्टमर को चार्ज किया जाता है इनवर्ड ट्रांजैक्शन। इनवर्ड ट्रांजैक्शन का क्या मतलब? पैसे लेने के लिए कौन पैसे ले
पैसे पे करता है या फिर पैसे लगते हैं, तो ये जो है ये ठीक नहीं है। वेल एनएफटी में जो है ऐसा केस नहीं है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। ऑपरेटिंग आवर जो आरटीजीएस में कुछ रिस्ट्रिक्टेड है सर्टेन डेज में, वेल एनईएफटी में ट्रू नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी दोनों 24 घंटे 7 दिन जो है छुट्टी, हॉलीडे, वीकेंड सब दिन खुले हैं। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर ठीक है, ऑप्शन ए वन ओनली। 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि किस कंट्री में यूपीआई है। तो यूपीआई फ्रांस के बारे में तो हम सबको पता होगा, फ्रांस में सबसे पहले आ गया था, फिर सिंगापुर में भी आया है बीच में, यूएई में भी आया है, ठीक है, ओमान में भी है, तो अभी जर्मनी में नहीं है और बांग्लादेश में नहीं है। तो इस तरह से जाए तो पूछ रहा है कि कितनी कंट्रीज में है जो ऊपर दी गई है, तो ओनली 3। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इट टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफ पैनल इन द रेसिडेंशियल सेक्टर्स। बिल्कुल ठीक, जो है 1 करोड़ सोलर रूफ पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे, 1 करोड़ घरों को बिजली मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एम किया कि इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन द इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रास रूट लेवल। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और देखिए इसी से रिलेटेड एक अगला है कि इसमें 3 लाख स्किल्ड मैन पावर जॉब्स आएंगी और फ्रेश स्किलिंग होगी, अप स्किलिंग होगी, और ये स्कीम का कंपोनेंट ही है। तो देखिए ये तो ठीक है, ये भी ठीक होना ही चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब 3 लाख का कॉन्सेप्ट आया तो, और इसमें लिखा है मोर देन 3 लाख, तो इसमें स्टेटमेंट में जो है गवर्नमेंट ने बोला कि 17 लाख जॉब क्रिएट होगी, 3 लाख से ज्यादा ही होता है, तो इसमें 3 लाख से ज्यादा, तो इस स्टेटमेंट को भी ठीक मानना चाहिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। 1 2 3। अगला क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस के बारे में। इंडियन पॉलिटी विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। तो ऑर्डिनेंस जो है बिल्कुल वैसा ही उसका फंक्शन होता है जैसे कि किसी एक्ट का होता है, जैसे किसी नॉर्मल पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज का होता है, तो कुछ ज्यादा अंतर में नहीं है। अगला जो उसमें बोला जा रहा है कि आते हैं अभी, अगला जो बोला जा रहा है ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को तो एब्रिज नहीं कर सकता, तो जैसे ही सेकंड हटाएंगे एक ही ऑप्शन बचेगा। अगला भी पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैकडेट। तो बैकडेट में एक्ट आते हैं, ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। तो ये सेकंड हटाएंगे तो सीधे एक आंसर हमको मिल जाएगा, तो इसका आंसर है सी 1 एंड 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। द अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। तो ईटा फोर्ट है और नामदफा नेशनल पार्क है और मोलिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। नागालैंड में बोल रहा है कि स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। त्रिपुरा पहले पार्ट सी का हिस्सा था और फिर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बना, फिर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर, और बाद में ये फुल फ्लेज हुआ। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। 1956 पहले 1950 में 1 A B C और D तरीके के स्टेट थे, जिसमें A में जो है गवर्नर प्रोविंस थे, B में जो है प्रिंसली स्टेट थे, C में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे और D में अंडमान निकोबार था। उसके बाद जो है ये बाद में एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी की तरह आया था और बाद में इसको फुल फ्लेज मिला था। शायद मुझे जितना याद आ रहा है 1985 के आसपास इसको मिला था। तो अगर तो बोला जाए इसका तीनों ही आंसर के बिल्कुल ठीक है, तो आंसर सी ऑल आर 3 आर करेक्टली मैच, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। क्या पूछना चाह रहा है, बोल रहा है कि शायद हाउ मेनी ऑफ अबव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन कौन एस्टैब्लिश हुआ था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो जो पहला वाला एक्ट है, जो पहला वाला वो है, क्या बोलते हैं उसको, काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल, वो बना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। कॉन्सेप्ट के हिसाब से बना था, वो बना था आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के हिसाब से बना था। जबकि जो जोनल काउंसिल है वो बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के हिसाब से। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए है, फर्स्ट है 1, वो ही ठीक है। तो इसलिए ओनली ए, ओनली 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फीयर गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट इन हिज और हर डिस्क्रिप्शन। तो ये तो है कि गवर्नर की कुछ ना कुछ एक्सप्लिसिटली कुछ जो है ऑन डिस्कशंस होते हैं, जैसे बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देना, कुछ अमाउंट पेबल जो डिसाइड होता है ट्राइबल काउंसिल को, जैसे कि मेघालय त्रिपुरा में ये जो है गवर्नर डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट रूल डिसाइड करना है कि नहीं करना है, ये जो है
गवर्नर डिसाइड करता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन, अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज ओन reserve a bill passed by the state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट काउंसिल, स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो गवर्नर को भेजे बिना प्रेसिडेंट को सीधे जो है बिल भेज सकती है। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि बाईपास नहीं कर सकता है गवर्नर को, गवर्नर के थ्रू ही जाएगा अगर जो है प्रेसिडेंट को भेजना हो तो, और वो भी गवर्नर बोलेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला जो है ठीक नहीं है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है। अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो फिर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि जो प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और स्टेट कहाँ वो बातें बोली गई हैं, जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, तो ठीक है डीपीएसपी में बोला गया है, आर्टिकल 50 में बोला गया है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर फंडामेंटल ड्यूटीज में बोला गया है, आर्टिकल 51A(F) में बोला गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन फैक्ट्री फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 24 में है। ठीक है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। करेक्ट पूछा था, ऑल 3 आर करेक्ट। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए तो बोल रहा है विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ ए एरिया इन स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो 5th शेड्यूल की तरफ अगर शेड्यूल्ड एरिया अगर डिसाइड कर लिया गया अगर किसी स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी एज्यूम द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल बॉडी को अगर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया तब तो सेंटर और लोकल बॉडी समझ लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट तो गायब हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इतना जो है वैक्यूम नहीं दिया जाता, जबकि ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जबकि आपको पता होगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है और उसके अलावा जितने भी लॉ होंगे वो गवर्नर डिसाइड करेगा। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से जो है नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। इन सबके एस्टेब्लिशमेंट में स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ी पावर दी जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का वैक्यूम या उसको नील नहीं किया जाता। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर अगर रिकमेंड कर भी देगा तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल वाली बात आपने कभी सुनी है शेड्यूल्ड एरिया में? ये तो प्रेसिडेंट एरिया जैसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी गलत है। जब दोनों स्टेटमेंट गलत है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो नाइदर 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन 87 का, तो ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री कौन कौन सी है? तो इसमें नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, क्वायर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच कौन सा था? कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, तो नन, आंसर डी। 88 क्वेश्चन बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन 7 शेड्यूल, तो ठीक है आर्टिकल 246 के अंदर दिया हुआ है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर्टिकल 62 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद द रिस्पेक्ट टू विच ऑफ अबव ratification of legislature of not less than half the state is required before presenting the bill to president of India for assent। तो गवर्नर ऑफिस के बारे में ये बात जो है गवर्नर ऑफिस ये डिसाइड करेगा कि उसको प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट करना है या नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो ऐसा स्टेटमेंट गलत है, आंसर 1 and 2 ठीक हो जाते हैं। आंसर क्वेश्चन 89 के बारे में बात की जाए तो कह रहा है कि इंडियन पॉलिटी में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट consider the following statement, the governor of state is not answerable to any court of for the exercise and performance of the power and duty of his or her office। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है और ये जो है ये पर्सनल इम्यूनिटी है, जो है पर्सनल इम्यूनिटी है, प्रोफेशनल इम्यूनिटी है जो गवर्नर को दी हुई है। उसके अलावा नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट और द कंस्टिट्यूट अगेंस्ट गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफिस। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो हो ही नहीं सकती और सिविल प्रोसीडिंग के लिए भी जो है 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। तो ये जो है जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं
उसके अंडर आता है। इसके अलावा दो प्रिविलेजेस और होते हैं, एक जिसमें कि 40 दिन की इम्यूनिटी मिलती है पहले और बाद में सेशन स्टार्ट होने के, कि वो किसी विटनेस की तरह नहीं जा सकते और जो है उनको कहीं ना ही कहीं पेश होने की जरूरत है। उसके अलावा एक एग्जम्पशन ऑफ जूरी सर्विसेज, तो जूरी सर्विसेज वाला भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि जूरी सर्विसेज से भी उनको एग्जम्पशन मिली रहती है कि उनको कोई बुला नहीं सकता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो सब ठीक है, तो आंसर डी 1 2 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। ये बोल रहा है कि क्या उसकी पावर है, तो बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो लोग रेगुलेट करेंगे, रिफाइनिंग एंड स्टोरेज रेगुलेट करेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। तो देखिए 1991 के बाद प्रोडक्शन वगैरह में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं आती है, प्रोडक्शन तो बिल्कुल माइनस हो गया। तो जैसे ही गया तो ये और ये चला गया, दो बचा, तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा। तो अगर देखा जाए तो एक तो रिफाइनिंग में जो है पूरा इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेट करते हैं, प्रोसेसिंग में रेगुलेट करते हैं, ठीक है, उसके अलावा स्टोरेज में करते हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। तो मार्केटिंग आ गया, सेल आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, स्टोरेज आ गया, रिफाइनिंग आ गया, तो जो है ओनली 2 इसका एक सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। ये गांधी जी ने कहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के पास जब वो पब्लिकली वायलेट कर रहे थे सॉल्ट लॉ इन डांडी, तो तब उन्होंने ये बात कही थी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है द फेमस फीमेल फिगर इन नोन एज डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदाड़ो में मिली थी, वो ब्रॉन्ज की बनी थी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड के थ्रू, और वो 2300 से 1751 बीसी के आसपास बनी थी। लीगल अगला क्वेश्चन बोलता है इसलिए आंसर सी जो है इसका सही था, पिछले वाले का था, हु प्रोवाइड द लीगल डिफेंस ऑफ पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमाथ चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था गोरखपुर के पास, जहाँ पे कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था, उनको कुछ लोग डिसएग्री करते, जैसे मोतीलाल नेहरू डिसएग्री किए कि ये जो है सही नहीं हुआ। उसके अलावा सीआर दास भी डिसएग्री किए कि ये ठीक नहीं हुआ, पर सीआर दास ने जो है लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड की थी। अगला क्वेश्चन है subsequent to which of following event the Gandhiji who has consistently opposed untouchability and appeal for its eradication for all Israel decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program। तो 1932 के पूना पैक्ट के बाद जो है उन्होंने हरिजन सेवक संघ एस्टैब्लिश किया था, और वो एक जो है लैंडमार्क इवेंट रहा था, जहाँ पे कि गांधी जी ने और जो है अम्बेडकर जी ने बात करके आपस में डिसाइड किया था कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, और जो है हिंदू सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में जो है एक वो नहीं होनी चाहिए, क्या डिवीजन नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट पपाया पाइनएप्पल गुआवा हाउ मेनी ऑफ अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्टुगीज इन द 16th to 17th सेंचुरी। तो ये तीनों ही जो है पोर्टुगीज लेके आए थे, ऑल थ्री। इसके अलावा जो है कैशू के बारे में आप जानते हो, कैशू पोर्टुगीज लेके आए थे, सैपोडिला जो है वो लेके आए थे। तो ऑल थ्री आर आंसर, ऑप्शन सी। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज हाउ मेनी ऑफ अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन। तो ब्राजील के 4 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 9 हैं, न्यूजीलैंड के 5 हैं, डेनमार्क के 5 और यूके के 9। तो ब्राजील के 4 हैं और पूछा है कि मोर देन 4 टाइम जोन, तो ब्राजील को अगर हटा दिया जाए तो 4 आंसर बचते हैं, ओनली 4। हाउ मेनी ऑफ अबव कंट्री, ओनली 4। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अनाइडेर, इसको मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये साइबेरिया में है, और नोम जो है अलास्का में है। ये मानिए ये अलास्का है और ये साइबेरिया है। तो जो काउंट होता है वो यहाँ से होता है। अगर ये बोलता है कि कुछ ही किलोमीटर दूर है, बट व्हेन द पीपल्स आर वर्किंग अप एंड गेटिंग सेट टू ब्रेकफास्ट दिस डे इट वुड बी डिफरेंट डेज, बिल्कुल डिफरेंट डेज होगा। अगर यहाँ पे मंडे है तो ये समय यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो है इसके आगे नहीं हो सकता, इसके पीछे ही होगा, तो ये संडे होगा यहाँ पे। तो जो बोला है ट्यूसडे ये गलत है, आंसर ए जो है ओनली 1 पहला स्टेटमेंट वो ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, ये सबको पता होगा, ये जो है ये पायनियर थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, ये साउथ इंडिया में काफी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था। अगला ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि कंट्रीज और रिसोर्स रिच मिनरल लिखा हुआ है। बोत्सवाना डायमंड के लिए फेमस है, बिल्कुल ठीक। चिली लिथियम और कॉपर के लिए फेमस है, बिल्कुल ठीक। इंडोनेशिया नेचुरल गैस के लिए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, निकल के लिए फेमस नहीं है। तो ओनली 2 ऑप्शन जो है हाउ मेनी ऑफ अबव रो इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच, तो सिर्फ 2 ही करेक्टली ठीक से मैच है, बाकी वो तीसरा वाला ठीक नहीं था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है कि रीजन ऑफ किस कंट्री में है। मलाक्रा जो है स्पेन में है,
नॉर्मंडी फ्रांस में है, सर्डानिया इटली में है। तो करेक्टली मैच तो कोई नहीं था, ये सब आगे पीछे दिया हुआ है। तो कोई हाउ मेनी ऑफ अबव रोज इज अ गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच, तो नन, तो कोई ठीक नहीं था। ओके दोस्तों, थैंक यू।